क्या आप विश्वास करोगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि पृथ्वी के अलावा भी कई सारे ऐसे प्लैनेट्स, मून्स और स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जहां जीवन मौजूद है? शायद नहीं। और अगर मैं ये कह दूं कि बाकी यूनिवर्स छोड़िए, हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसी कई जगह हैं जहां जीवन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो आप तो मुझे फेकू चंद कहने लगोगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। खुद नासा के सीनियर साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी कई जगह हैं जहां जीवन मिलने के आसार दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम की सैर पर, जहां हम कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहां जीवन मिलने की संभावना काफी ज्यादा है, और कुछ ऐसी जगह भी जाएंगे जहां जीवन तो नहीं है, लेकिन वहां की खूबियां इतनी अद्भुत हैं जिसे जानकर आप गहरी सोच में पड़ जाओगे। नंबर 1, एनसेलेडस। एनसेलेडस पर हुई डिस्कवरीज ने पूरे प्लैनेटरी साइंस को बदल कर रख दिया है। इस चांद की जो कुछ जानकारी अब तक हमें मिली है, ये बताती है कि एनसेलेडस अब तक खोजी गए उन जगहों में से एक है जहां जीवन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। यह स्टेटमेंट है नासा के कैसिनी प्रोजेक्ट से जुड़ी सीनियर साइंटिस्ट लिंडा स्पिल्कर की। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि एनसेलेडस कितना मिस्ट्रीज और वंडर से भरा होगा। एनसेलेडस या सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत बॉडीज में से एक सैटर्न का मून है। इनफैक्ट ये सैटर्न का छठा सबसे बड़ा मून है। भले ही हाल फिलहाल में हुई अविश्वसनीय डिस्कवरीज के चलते एनसेलेडस सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसकी खोज काफी सालों पहले हो चुकी थी। एनसेलेडस को 28 अगस्त साल 1789 में फेमस ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने खोज निकाला था। जब इसकी खोज हुई थी तब इसके बारे में सिर्फ एक जानकारी मौजूद थी कि यह सैटर्न का मून है, लेकिन साल 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस को जब फ्लाईबाय किया, तब यहाँ से जिस तरह की तस्वीरें और अविश्वसनीय मिस्ट्रीज का पिटारा खुला, ऐसा अद्भुत नजारा शायद ही किसी स्पेस बॉडी को ऑब्जर्व करते वक्त देखा और महसूस किया होगा। सैटर्न के इस मून का डायमीटर 500 किलोमीटर के आसपास है, जो यूनाइटेड किंगडम जैसे देश से भी छोटा है। एनसेलेडस के बारे में बताने के लिए इतना सब कुछ है कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि एनसेलेडस जैसे अद्भुत मिस्ट्रीज से भरी दुनिया पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। खैर, डेडिकेटेड वीडियो आने तक झलकियों के रूप में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर तो की ही जा सकती है। तो ऐसी क्या वजह है कि साइंटिस्ट इस पर जीवन मौजूद होने की इतनी ज्यादा संभावना जताते हैं? आप मुझे बताइए कि किसी जगह ऐसी कौन सी चीज होना बेहद जरूरी है। सोचिए सोचिए, नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो चीज है पानी। और एनसेलेडस एक ऐसी जगह है जहाँ पानी काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की स्टडी के अनुसार एनसेलेडस की 30 से 40 किलोमीटर की थिक आइस शेल के नीचे 10 किलोमीटर गहरा एक ग्लोबल ओशन मौजूद है। उसमें भी ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी की तरह ही यह ओशन भी साल्ट वाटर ओशन हो सकता है। इन सब से हटकर एनसेलेडस अपने यूनिक फव्वारे के लिए भी जाना जाता है। एनसेलेडस की बर्फीली शेल के नीचे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से इस पर वोल्केनो टाइप एक फव्वारा निकलता है, जहां से बहुत बड़े पैमाने में बर्फ आसमान में उछलता है। इतना ज्यादा उछलता है कि इसका बर्फ सीधा सैटर्न की ई रिंग में पहुंच जाता है, और जिस स्पीड से ये स्पेस में रिलीज होता है वो चौंका देने वाली बात है। ये जो फव्वारा है, ये बर्फ को 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में उड़ाता है, जो बाकी सोलर सिस्टम में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। नंबर 2, रिया। हमारी साइंटिस्ट ने आज तक कई प्लैनेट्स की खोज की है। कई ऐसे प्लैनेट्स और स्पेस बॉडीज हैं जहां पानी होने की संभावना जताई जाती है, लेकिन पक्के तौर पर ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं मिला जहां ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है। यह सब बदल गया जब साल 2010 में कैसिनी ने एक बार फिर रिया को फ्लाईबाय किया। इसमें साइंटिस्ट को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी स्पेस बॉडी पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला। आज इस बात को 12 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन आज भी यह डिस्कवरी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि साल 2010 में, क्योंकि किसी प्लैनेट पर या मून पर ऑक्सीजन का मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। अगर यहाँ धरती पर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। धरती सेकंड वीनस बन जाएगी। ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम ऑक्सीजन को
प्राणवायु कहते हैं। लेकिन पृथ्वी और रिया दोनों पर ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे बनता है ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मगर रिया पर यह कैसे बनता है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिया सैटर्न को कंपैरेटिवली क्लोज ऑर्बिट करता है, जिस वजह से सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड का रिया पर काफी इंटेंस यानी कि प्रचंड प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब रिया पर मौजूद आइस की और सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद अलग अलग पार्टिकल्स की केमिकल रिएक्शन होती है, तब वहां से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हीं में से एक ऑक्सीजन भी है। एनसेलेडस की तरह ही रिया भी सैटर्न का मून है। इनफैक्ट यह टाइटन के बाद सैटर्न का दूसरा सबसे बड़ा मून है। ऑक्सीजन के अलावा यह अपनी रचना को लेकर भी काफी सालों से स्पेस साइंस की फील्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पेसिफिकली बात करें तो कैसिनी मिशन के बाद जब कैसिनी का और रिया का क्लोज एनकाउंटर हुआ था, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न की तरह ही रिया की भी रिंग्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक प्लैनेट का मून होके भी रिया की रिंग्स हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत कह लो या हैरान कर देने वाली बात है। वैसे एक और बात है, ज्यादातर मून्स की तरह ही रिया भी अपने प्लैनेट सैटर्न से टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब है इसकी एक साइड हमेशा अपने प्लैनेट की ओर रहती है। नंबर 3, गैनीमेड, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सोलर बॉडी। गैनीमेड जुपिटर का मून है। गैलीलियो ने जिन 4 मून्स को डिस्कवर किया था, गैनीमेड उन्हीं में से एक है और इसीलिए ये गैलीलियन मून के तौर पर भी जाना जाता है। गैनीमेड अपने आप में काफी बड़ा मून है। ये इतना बड़ा है कि अगर किसी स्पेस बॉडी को सिर्फ उसके साइज के आधार पर प्लैनेट माना जाए, तो आज गैनीमेड सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट के तौर पर डेफिनेटली अपनी जगह बनाता, वो भी प्लूटो और यहाँ तक कि मरकरी को भी पीछे छोड़कर, क्योंकि ये इन दोनों से ही साइज में काफी बड़ा है। गैनीमेड सोलर सिस्टम में मून फैमिली का किंग है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर का सबसे बड़ा मून होने के साथ ही पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। इसकी एक और खास बात है, गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा मून है जिसकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये इतनी पावरफुल है कि जब ये जुपिटर को ऑर्बिट करता है, तब इसका असर जुपिटर में भी देखने को मिलता है। डेफिनेटली जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल है कि इसके सामने गैनीमेड की मैग्नेटिक फील्ड का कोई ठहराव नहीं लगता। लेकिन हाँ, किसी मून के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होना भी कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है। कई दशकों से हम जिस एलियन सभ्यता वाली दुनिया की खोज में लगे हुए हैं, गैनीमेड भी उस लिस्ट का हिस्सा है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि गैनीमेड पर एक बहुत ही विशाल साल्ट वाटर ओशन मौजूद हो सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है। रिया की तरह ही गैनीमेड पर भी ऑक्सीजन की मौजूदगी है, जो इसे जीवन की संभावना वाली जगहों की सूची में वन ऑफ द टॉप कंटेंडर यानी कि दावेदार बनाता है। नंबर 4, चेरोन। ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री में ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर साइंटिस्ट कम्युनिटी बटी हुई है। कोई ऐसा मानता है तो कोई वैसा, लेकिन आज तक इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और डिस्कस्ड स्पेस ऑब्जेक्ट कभी नहीं देखा गया। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की। साल 2006 तक प्लूटो एक फुल फ्लेज्ड प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन एक प्लैनेट होने की कुछ कंडीशन ये फुलफिल ना कर पाने के कारण इसने प्लैनेट होने का टैग खो दिया और आज यह एक डॉर्फ प्लैनेट कहलाता है। चेरोन इसी डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो का मून है, जो इसका सबसे बड़ा मून है। चेरोन की खोज साल 1978 में नासा के एस्ट्रोनॉमर जेम्स क्रिस्टी ने की थी। मजे की बात तो ये है कि जेम्स ने इसे अनजाने में खोज लिया था। दरअसल जेम्स प्लूटो की सन के अराउंड ऑर्बिट को ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी उन्हें प्लूटो के आसपास कुछ अनयूजुअल होता दिखाई दिया। ये क्या था, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने इसकी अच्छे से जांच पड़ताल शुरू की एंड रिजल्ट के तौर पर चेरोन की डिस्कवरी हुई। चेरोन की प्लूटो से दूरी की बात करें तो यह प्लूटो को सिर्फ 19,640 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि इतना बड़ा दिखने के बावजूद हमारा मून हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। जहां इतना दूर होने के बाद भी हमारा मून हमें मैस्मराइज यानी सम्मोहित कर देता है। तो सोच के देखो, अगर हम प्लूटो पर होंगे और वहां से चेरोन को देखेंगे तो वो कितना अमेजिंग नजारा होगा। चेरोन लगभग प्लूटो के साइज का आधा है। प्लूटो और चेरोन की जोड़ी सोलर सिस्टम में अपनी एक विशेष जगह बनाए हुए है। यह जोड़ी हमारे सोलर सिस्टम की एकमात्र डबल प्लैनेटरी सिस्टम है। प्लूटो और चेरोन दोनों एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड हैं। चेरोन की प्लूटो से दूरी की बात करें तो यह प्लूटो के 6 से 7 लाख 50,000 किलोमीटर दूर है, जहां इतना दूर होने के बावजूद हमारा मून हमें मैस्मराइज यानी सम्मोहित कर देता है। तो सोच के देखो, अगर हम प्लूटो पर होंगे और वहां से चेरोन को देखेंगे तो वो कितना अमेजिंग नजारा होगा। चेरोन लगभग प्लूटो के साइज का आधा है। प्लूटो और चेरोन की जोड़ी सोलर सिस्टम में अपनी एक विशेष जगह बनाए हुए है। यह जोड़ी हमारे सोलर सिस्टम की एकमात्र डबल प्लैनेटरी सिस्टम है। प्लूटो और चेरोन दोनों एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड हैं।
इसलिए दोनों पर एक दूसरे की सेम साइड ही दिखाई देती है। इतना ज्यादा जुड़ाव होने के बावजूद दोनों का जो सरफेस कंपोजिशन है ये बिल्कुल ही अलग है। नंबर 5, फोबोस। फोबोस को समझने से पहले आपको एक बात बताना बेहद जरूरी है। पृथ्वी के बाद अगर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत प्लेनेट कोई है तो वो है सैटर्न। और सैटर्न को उसकी खूबसूरती दिलाती हैं उसकी रिंग्स, जो पास जाकर देखने पर भले ही रिंग की तरह ना दिखती हो, मगर दूर से जो नज़ारा दिखता है वो गजब का है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में सैटर्न की तरह ही एक और प्लैनेट को रिंग्स मिलने वाली है। ये प्लैनेट और दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मार्स यानी कि मंगल है। जी हाँ, आपने सही सुना, मंगल को जल्द ही रिंग्स मिलने वाली है, जो इसकी सुंदरता के साथ इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन, वेदर कंडीशन और लगभग पूरी की पूरी रचना बदलने वाली है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तो मार्स पर ऐसा कुछ अजीब नहीं हो रहा, फिर अचानक से इसके अराउंड रिंग कैसे बन जाएगी। यहाँ एंट्री होती है हमारे फोबोस भैया की। फोबोस और डेमोस ये दो मार्स के मून्स हैं। इनमें फोबोस सबसे बड़ा है। फोबोस 27 बाई 22 बाई 18 किलोमीटर के डायमीटर का एक काफी छोटा मून है, लेकिन यह मार्स को 6000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है, जो बहुत ही ज्यादा कम अंतर है, और इसी में नमक डालने का काम करती है फोबोस की यह करामात। दरअसल हर 100 साल में फोबोस 6 फीट की दर से मार्स के नजदीक आता जा रहा है। इस तरह से चलता रहा तो आने वाले 50 मिलियन सालों में मार्स पर एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। साइंटिस्ट ने मार्स के फ्यूचर को लेकर 2 तर्क दिए हैं। पहले तर्क के अनुसार फोबोस मार्स की धरती से टकरा जाएगा, जिससे मार्स पर एक रेडिकल चेंज देखने को मिल सकता है। और दूसरा तर्क, जो कि अपने आप में फैसिनेटिंग है, ये कहता है कि फोबोस हजारों लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगा और मार्स के अराउंड एक रिंग बनाएगा। अब इन तर्कों में से कौन सा तर्क सच होगा ये तो अभी के लिए बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात श्योर है कि ये होगा जरूर। अफसोस हम इस घटना के गवाह नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, हमने सोलर सिस्टम के 5 एकदम निराले मून्स के ऊपर चर्चा की है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए, जिसमें मैं आपको ऐसे और भी मून्स के साथ हमारे अपने मून की भी कुछ ऐसी रोचक जानकारी जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के कमेंट सेक्शन भर दीजिए। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।